ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि टूथब्रश कर रही होती है और जल्दी से अपना बैग उठाती है और स्कूल की तरफ भागने लगती है। और यहीं पर वह अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम जिशु है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं कंट्री साइड में रहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मैं यहाँ पर बहुत पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कूलिंग के बाद एडमिशन ले सकूँ। लेकिन अभी तक मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह उदास हो जाती है। पर वह कहती है कि मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती है। मेरी कहानी में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हमें यह न्यूज़ मिलती है कि मुझे मेरी रियल फैमिली मिल चुकी है और मैं उनसे मिलने के लिए सिटी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी रियल फैमिली के पास बहुत ही बड़ा बंगला और बहुत ही बड़ा घर, बहुत ही सारा पैसा और बहुत खुश हैं। घर के नौकर मुझे अंदर ले जाते हैं जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। घबराहट हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं महल में आ रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मैं अपनी फैमिली से कैसे मिलूँ। बटलर मुझे नए नियम कानून बताना शुरू कर देता है और कहता है कि घर के अंदर शोर शराबा जैसी चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं। किसी से बदतमीज़ी करना या फिर उनको कुछ भी गलत वर्ड यूज़ करना या फिर ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब बिल्कुल भी मालिक को पसंद नहीं है। घर में और भी मेम्बर्स हैं, अगर मैं उनसे बनाकर रहूँगी तो शायद कुछ और होगा। देखती हूँ कि पीछे से कोई आता है और यहाँ पर उसे अपने स्कूल के पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के सभी दोस्त को पता चल चुका है कि उसने स्कूल से ड्रॉप ले लिया है, क्योंकि जो न्यूज़ वायरल हुई थी उसके थ्रू पता चलता है कि जिशु इस फैमिली की रियल डॉटर है और अब यह कंट्री साइड से फैमिली में ट्रांसफ़र हो रही है। उसके फ्रेंड्स से कहते हैं क्या वहाँ एडजस्ट कर सकती हैं। जिसु कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो वहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होना है और मैं उसी मोटिव के साथ यहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि घर के पीछे से एक लड़की निकल कर आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में और फेंक रही थी और इसका नाम था सोमी। वह बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर की जो मालकिन यानी कि जिशु की जो मॉम होती है वह सोमियाई को समझा रही होती है और उसके पीछे पीछे जा रही होती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं किया करो। और पता चलता है कि सोमियाई कुछ ज़्यादा ऐसी उदास हो रही होती है और उसे घर की रियल डॉटर मिल चुकी है और उसे घर की बायोलॉजिकल डॉटर मिलने पर अडॉप्ट किया गया था और उसकी केयर कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के सभी बच्चे और सभी फैमिली मेम्बर्स सोमी को समझा रहे थे कि कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। बस हमारी फैमिली में एक एक्स्ट्रा मेंबर आ गया है जो कि हमेशा से हमारा था। कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाता है जिसकी वजह से वो हमसे दूर हो गई और हम देखते हैं कि जिशु यह सब देख रही होती है और कह रही होती है तो इसका मतलब कि यह सब वही लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होनी थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स थे। लेकिन छोड़ो, ये सब बकवास कर रहे हैं और करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल दूर से देखकर वहीं पर खड़ी हो जाती है, टेबल पर पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर घर का बेटा आता है और वह जिशु को डांटने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो। लेकिन जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसका पहली मुलाकात उसके घर के बेटे के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिशु जो वह शांत हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलना शुरू करती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि इस टेबल पर पढ़ाई नहीं करना होता। यहाँ पर हम देखते हैं सोमी जो कि होती है अभी भी अपनी मदर और फैमिली मेम्बर्स की अटेंशन ले रही होती है और वह जिशु को अटेंशन देना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी फैमिली हमेशा उसके लिए ख्याल रखे। यहाँ पर हम देखते हैं जो जिशु के फादर होते हैं वो कहते हैं हमें डर है, तुम कंट्री साइड से आई हो, फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी, इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसको तुम अपनी रूम में लगा लेना और याद रखना घर में क्या हरकत नहीं करना है और क्या करना है। जिशु को वह रूल बुक मिलता है। जिशु कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं यह रूल फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि यह किसी जेल में रहने से ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके फादर उन रूल्स को पढ़ते हैं पता नहीं चलता कि बटलर ने गलती कर दी। बटलर के ऊपर भड़कते और कहते हैं कि यह क्या घटिया रूल लिख दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी डैड से साफ साफ बोल देती है कि मुझे यहाँ पर आकर बस एक अच्छी एजुकेशन लेनी है ताकि मैं सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं, खास करके जो समय होती है वो कह रही होती है कि यह लड़की क्या बात कर रही है और यहाँ पर सभी लोग उससे बात करने जाते हैं पर जिशु
किसी से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती और उसे सोमी का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और जिशु एक्टिंग देख रही थी और कह रही होती है कि सोमी बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिशु उससे कहती है कि दरअसल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरे बेडरूम में जाना है, क्या आप में से कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है। जिस पर वे उसे बेडरूम की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ पर जिशु बेडरूम की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि उसका जो बेडरूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। और उसे याद आता है कि जब वह उसके फ़नी हाउस में रहती थी तो वह कैसे अपनी फ्रेंड के साथ मिल करके बात किया करती थी कि जब मैं रिच फैमिली के अंदर जाऊंगी तो मेरा रूम बहुत बड़ा होगा और रूम के अंदर ज्वेलरी, ड्रेसेस, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सारी चीज़ें देख करके बहुत खुश रहती है, पर उसके सामने इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जैसा वो सोच रही थी। और उसे पता चलता है कि वह किस तरह पढ़ेगी। उसे बेडरूम मिलता है जो कि उसे बड़े से रूम के अंदर होता है और वह बेडरूम सुमई का होता है। सुमई कहती है तुम वह बेडरूम ले सकती हो, वह बेडरूम इस घर की रियल डॉटर के लिए बनाया गया था जो कि अब तुम ले चुकी हो, इसे तो आराम से ले सकती हो और तुम पढ़ भी सकती हो। जिसु कहती है वैसे तो ठीक है, यह रूम अच्छा है पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। लेकिन उसकी मदर कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ रुकने में टाइम लगेगा क्योंकि नई जगह पे एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर क्या तुम प्लीज़ मुझे मॉम कहकर बुलाओगी। इसको सुनने के बाद वो बस कुछ कहना ही चाहती है कि सौम्या यहाँ पर रोना शुरू कर देती है और अपनी मदर के पास चली जाती है और कहती है कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं इस फैमिली की इकलौती डॉटर नहीं रहूँगी। और यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स एक बार फिर से समझाने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब जिसु अगली सुबह उठती है तो जल्दी से फ्रेश होकर के रेडी होकर के स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और कह रही होती है कि दूसरे शहर की हवा में खैर वह बात नहीं है जो मेरे गांव में हुआ करता था, जो मैं अपनी सिटी की हवा में महसूस करती थी। पर अब क्या यह फ़र्क पड़ता है, मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देने के लिए एक नया जरिया मिल चुका है जिससे मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोमी होती है वह जीसू को आता हुआ देख लेती है और वह अपने ब्रदर को सामने अच्छी होने की एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है कि ब्रदर मैंने कल सिस्टर से बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था, क्या मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कि तुम्हें किसी से भी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना तुम्हें मुझसे ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत है, तुम चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि उसे लगता है कि यह लोग ही उसे लेकर जाएंगे, लेकिन वह तैयार हो जाती है और जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचती है गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके सामने से गाड़ी चली जाती है। अब जीसू कहती है कि ये क्या बिहेवियर था इनका, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। और इसीलिए वह अपने डैड को कॉल लगाती है और कहती है कि अब हम देखते हैं कि उसके डैड ने उसके बड़े भाई को स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए भेज दिया होता है, पर वह स्कूल जाने से पहले कुछ पढ़ रही होती है और उसे इग्नोर कर रही होती है ताकि उससे कुछ भी बात न कर पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल ड्रॉप करते टाइम इसका भाई कहता है कि इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे नेबर्स के पास चली जाना, फैमिली मेम्बर बिजी रहते हैं, किसी का बिजनेस होता है, किसी का कुछ काम होता है, हर इंसान 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी नहीं कर सकता। और अब जिस स्कूल में जाती है उसकी मुलाकात सीधे प्रिंसिपल से होती है और वह उसे स्कूल के नियम और बाकी के चेंजेस जो होने वाली होती है वो बता रहे होते हैं और यूसी को अच्छे से पढ़ने के लिए सलाह दे रहे होते हैं। यूसी के एडवाइस लेकर के अपने क्लासरूम में जाती है। क्लासरूम में जाकर टीचर उसे बताती है जिसु अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो सभी बच्चों को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबको बताना शुरू करती है कि वह इस स्कूल की नहीं है, वह इससे पहले पुराने स्कूल में थी और यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइम है और सबसे मिलने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वह सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए जो 6 महीने के अंदर होने वाला था। और इतना बोल करके टीचर से उसकी सीट लेने के लिए बुलाते हैं और जब सीट लेने जाती है तो पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसके साथ बैठने के लिए रेडी नहीं होता है क्योंकि सब यूसी को गवार समझ रहे होते हैं, गांव की देहाती लड़की समझ रहे होते हैं और उसके बारे में गलत सलत बातें कर रहे होते हैं। जिसु को उनकी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है। वह चुपचाप से जा करके दूसरी सीट पर बैठ जाती है जो कि खाली होता है और यह सीट उसे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि यह टीचर के पास वाली सीट थी और यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है और दिन रात पढ़ती रहती है। और हमें पता चलता है कि अगले दिन कि अब एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट को या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो रेडी होती है इस चैलेंज को पार करने के लिए क्योंकि वह इतने बड़े दिन के बाद
यहाँ पर आई है। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर में भी यह खबर पता चल चुकी है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और इसीलिए सब सोमी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो यूसी होती है उसके दिमाग में इन 24 घंटों में बस यूएससी एग्ज़ाम के बारे में चल रहा होता है और वह एंट्रेंस और उसकी प्लानिंग करती है और वह कैसे पढ़ाई करेगी। लेकिन तभी सोमी अपनी सिस्टर से बोलना शुरू करती है कि तुम जानती हो ना कि कॉलेज में गोल्डन टेस्ट होने वाला है और तुमने क्या स्ट्रेटजीज बनाई है पढ़ने के लिए। तुम कंट्री साइड से यहाँ पढ़ने के लिए आई हो, इसलिए सी बात है कि तुम्हारा सिलेबस काफ़ी पीछे होगा, कुछ हेल्प चाहिए हो तो मांग लेना। जिस पर जीशू कहती है वैसे मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं है, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सोम्याई की मॉम होती है वह जीशू के सामने सोम्याई की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। सोम्याई हमेशा एक अच्छा स्कोर लेकर आती है और इसकी क्लास में एक अच्छी रेपुटेशन है और वह चाहे तो सोमी से मदद दे सकती है। जिस पर जीशू कहती है पर वह ये सब क्यों बता रहे हैं, मुझे अपना सिलेबस पहले से ही कवर कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जीशू जो गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही होती है वह चुपचाप से गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाती है और वह बुक पढ़ रही होती है। और वह गाड़ी के अंदर जब जाकर बैठती है तो सुमी और उसका छोटा भाई बकवास करना शुरू कर देते हैं। वह लोग इन्हें कह रहे होते हैं कि 24 घंटे किताब पढ़ने से कोई भी महान नहीं बनता, हमें मेहनत भी करनी होती है। और गांव से आए हुए लोग तो पीछे ही होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। पर जीशू इग्नोर करके चुपचाप अपना काम करती रहती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोम्याई का जो भाई होता है वो बार बार सोम्याई से कह रहा होता है मुझे पता है तुम क्लासरूम में ही एक अच्छी पोजीशन लेकर आओगी। इधर हम देखते हैं कि जीशू जो अपना एग्ज़ाम पेपर देती है वह खुश हो रही होती है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बस उससे इस फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास के लोग भी उसको ये देखते हैं कि जीशू कितने डिटर्मिनेशन से पेपर दे रही है। किसी को उम्मीद नहीं होता है कि वह अच्छा स्कोर करेगी। वह टीचर को अपना एग्ज़ाम पेपर देती है और सबसे पहले वहाँ से निकल जाती है। बातें करने लगते हैं, कोई किसी से बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा होता है तो कोई किसी से एग्ज़ाम के रिलेटेड बातें कर रहा होता है। यहाँ पर सोम्याई से तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ही बात चल रही होती है और सोम्याई से पूछा जा रहा था कि जब वह एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगी तो वह हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि सोम्याई अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेंसिव बैग लेने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीशू चुपचाप कान में लीड लगाई हुई बातें कर रही थी। वो अपने आप से ही बातें कर रही थी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा रहा था। पेरेंट्स उससे कुछ कह रहे होते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि वो अपनी क्लास में खोई हुई थी। और फिर वो माफ़ी मांगती है कि वो उनकी बातें नहीं सुन पाई और वह अपने डैड से कहती है कि हाँ एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इतने ईजी क्वेश्चन थे कि मैंने सारे सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और मुझे पता है मेरे मार्क्स आने के बाद आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जिस पर सभी मेंबर्स हंसने लगते हैं, खास करके उसके भाई और बहन। वो कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो, मुझे तो लगता है कि तुम डम हो और बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही हो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस तो कंप्लीट हुए नहीं है, तुम अभी जस्ट आई हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। जिसके बाद वो कहती है कि मैं एक अच्छी एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई पर ध्यान रखती हूँ। और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। जिस पर जीशू की मॉम वह उनके डैड के सामने पीछे पीछे भेजती है और इशारा करती है वह जाकर उनसे थोड़ा बात करें। इधर जीशू अपने रूम के अंदर पढ़ रही होती है और उसे किसी के दरवाजे पर आने की आवाज़ आती है। वह देखती है वहाँ पर उसके डैड होते हैं। फिर वो अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, हम तुमसे इतनी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी को कुछ ना पूछना कम लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वह उसे एक गोल्ड का ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं कि जो ब्रेसलेट है वह तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए छोर बनवाया था और हमने तुम्हारी सिस्टर को भी दिया है, हमने सोचा कि एक तुमको भी देंगे। जीशू कहती है पर मुझे यह नहीं चाहिए। उसके डैड कहते हैं यह तुम्हारी ग्रैंड मदर की आखिरी निशानी है, अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम इसे कभी भी बदल सकती हो, हमें पता है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा पर अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें बता देना, और वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जीशू कहती है ठीक है। और हम देखते हैं जीशू वापस कहती है कि आपको लग रहा है कि मैं बस यहाँ पर लालच की वजह से आई हूँ, मुझे बस एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है यूनिवर्सिटी का और उसको देकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और अपने डैड को ज़बरदस्ती वह ब्रेसलेट वापस करने लगती है और उसके डैड जब उससे ब्रेसलेट लेने से मना कर देते हैं तो जीशू उनसे कहती है कि क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने में सपोर्ट करेंगे। जिस पर उसके डैड कहते हैं बिल्कुल मैं करूँगा,
जिसू इस चीज़ से खुश जाती है और वह अपने डैड को एक नोट पकड़ा देती है जिसमें उसने कुछ लिखा होता है। उन्हें पढ़ने के लिए कहती है। जैसे वह पढ़ते हुए इस लड़की ने कुछ अजीब सा लिखा होता है और उसके डैड हाथ से वह पेपर छीन लेती है, उन्हें बाहर कर देती है और खुश हो रही होती है। चलो, फैमिली में कोई तो है जिसको मोहरा बना करके वो टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पर उसके ब्रदर्स होते हैं, वो सोमी से कुछ कह रहे होते हैं कि तुम बुरा मत मानना, पर अभी उसे फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और वैसे भी मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। और सारी बातें अपने तीनों भाइयों को बता रही होती है और कह रहे होते हैं कि मुझे खुशी है कि वह हमारे पास वापस आ गई। यहाँ पर हम देखते हैं सुमाई चुपचाप अपने डैड को कन्विंस करने लगती हैं कि अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जो खुश हो रही होती है और अपने UCID कार्ड पर और उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पर जो उसको बहुत जल्दी मिलने वाला होता है, और वह कह रही होती है कि उसके लिए किसी जादू भरी दुनिया से कम नहीं है। तभी वह सोने की कोशिश करती है पर वह कहती है सोते हुए भी मुझे मेरा फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। और जैसे ही लाइट ऑन होता है उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वह फ़ोन कॉल होता है उसके पुराने स्कूल के फ्रेंड्स का जो पढ़ने जा रहे होते हैं। और वह जिशु से कहते हैं कि क्या तुम उस फैमिली में अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रही हो ना, और अपनी सारी कहानी बताती है। वह कहते हैं कि हमारे टीचर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं। जैसे वह फ़ोन कॉल काटती है जिसू के इमोशंस एकदम चेंज हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि आज मेरे पास घर है, फैमिली है, पर मैं इन सब चीज़ों के बीच में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई प्यार करने के लिए नहीं है, और इन्हें मेरे पुराने दोस्तों को क्या पता कि मैं इससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं कितनी मिस करती हूँ उनको। फिर जीसू को याद आता है कि उसका एक डिटर्मिनेशन है कि वह एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल कर रहेगी, इसीलिए वह डिसाइड करती है बत्ती बुझा करके एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएगी और उसके बाद सोएगी। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास में सभी बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार करके बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठे हुए थे और उसके मार्क्स कितने आएंगे हर कोई यही सोच रहा था और कितने नहीं आएंगे। तभी उसका नज़र जिसू पर जाता है और वह पूछती है कि तुम्हारे नंबर कितने आ सकते हैं, जिस पर वो कहती है पुराने स्कूल में मेरे 690 स्कोर प्लस थे और यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है कि इससे कम मार्क्स आए। जिस पर वह लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक गांव की आई हुई लड़की इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है क्या? क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था, क्लास में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए बोल रही हो ना। वैसे मैं इस लड़की से कुछ ज़्यादा बात करना नहीं चाहती थी और वह चुपचाप से पढ़ने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में उसके क्लास में बच्चे बाहर से भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है रिज़ल्ट निकल चुका है और तुमने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, तुमने पूरे स्कूल में 719 लेकर आया है। और सभी उससे माफ़ी मांगते हैं। घर पर होती है, अपने रूम में होती है, तो वो चिड़चिड़ी लड़की उसके पास आती है और उसे झगड़ा करने लगती है और जानबूझकर सीढ़ी पर गिर जाती है। और उसका भाई आता है जो उसको संभालता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी होगी। फिर उसके ब्रदर भी उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और यहाँ पर वो बोलती है कि CCTV कैमरा तो होगा ही, जाकर चेक कर लो, पता चल जाएगा कि असली कहानी क्या है। वहाँ पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं होता है और वे सब टेंशन में आ रहे होते हैं कि आखिर सौम्या ठीक है या नहीं। और जिसु उन सब की बातें सुन रही होती है और वह कह रही होती है कि यह कहानी कितनी ज़्यादा मिली ड्रामेटिक है और मुझे ऐसी कहानी नहीं चाहिए थी। यह लोग जो मुझे अपना नहीं समझते, वैसे छोड़ो, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसे चाहे जो करना हो कर लो। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जिसू को इग्नोर करके सौम्या को वहाँ से ले जाते हैं और ना ही उसकी पूरी बात सुनते हैं। जिसू को भूख लग जाती है और वह नीचे आती है और उसे खाने की टेबल पर बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना दिखाई देता है, जिसको देख करके वो पागल सी हो जाती है और एक एक करके भर पेट खाने लगती है और कहने लगती है कि आज तो मेरी पार्टी होगी। सोमी को देखते हैं जो एक्टिंग कर रही होती है और ऐसा दिखावा कर रही होती है कि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है और काफ़ी इंसल्ट हो चुकी है। उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था ना, और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। वह कह रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरी प्यारी सी डॉटर के साथ उसने ऐसा क्यों किया। देखते हैं कि सुम्या होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और मानो जैसे उसके सर पे कितना ज़्यादा चोट लग गया है। वह यह सब कुछ जिसू ने किया है और वह यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर से माफ़ी मांगती है कि मुझे पता नहीं
मेरी सिस्टर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। खैर, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी क्योंकि वह इस जगह पर नई आई है। बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेरी बहन को कुछ भी ना बोले, क्योंकि शायद उसने जानबूझकर यह सब नहीं किया। और वह रोते हुए अपनी मॉम के गले लग जाती है। और इधर हम जिसू को देखते हैं जो अगली सुबह बैठी होती है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। और यहाँ पर जब वह नीचे आती है तो ब्रेकफास्ट करने से पता चलता है कि घर के बटलर ने खाने में कुछ भी नहीं बनाया। और इंसर्ट से कहती है, पर क्यों? आपको तो पता था ना कि मुझे स्कूल जाना है। जिस पर बटलर बोलता है, क्योंकि घर के बाकी मेंबर्स यहाँ पर नहीं हैं तो हमें खाना बनाने की परमिशन नहीं थी। और जिशु कहती है कि यह बिल्कुल ही गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वह कहती है कि यही बात है। जिशु समझाने लगती है कि अगर मुझे प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा तो मेरी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगी। मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं फोकस कर पाऊँगी। बटलर बोलता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें ऊपर से परमिशन मिलती है खाना बनाने की, तब हम बनाते हैं। जिशु कहती है, ठीक है, मैं किचन में जाकर अपने लिए कुछ भी बना सकती हूँ। और जब किचन में के जाती है तो इतनी अलग से अलग सब्जियाँ, बाकी की चीज़ें रखी होती हैं कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बनाएगी। इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह खाली पेट स्कूल चली जाएगी। और जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है उसके सामने आ जाता है कहानी का मेन हीरो सॉन्ग, जो उसके लिए गाड़ी लेकर आया होता है। और वह जीशु से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूँ। जीशु उसके साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ करके खाने की खुशबू आती है। और यहाँ पर जो सॉन्ग होता है वह उसे अपने हाथ लाया हुआ खाना ऑफर करता है। जीशु बहुत प्यार से उसे खाती है और कहती है कि ऐसा खाना तो मुझे मेरे गांव में भी नहीं मिलता था, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। तुम्हें पता है मेरी फैमिली मेम्बर के लोग क्या खाते हैं? ग्रीन वेज, और वो हरी सब्जियों पर ही जिंदा रहते हैं। वे कोई टेस्टी खाने का मतलब ही नहीं समझते, वो जानते ही नहीं है कि टेस्टी खाना होता है। जिस पर वह बहुत सारी बातें बताने लगती है और वह शोंग को ये भी बताती है कि कैसे शोमाई ने उसे अपने जाल में फंसा करके फैमिली मेम्बर्स के सामने बुरा बना दिया और किसी को उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब चीज़ों से, और मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिव्यू के लिए डिले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं जल्दी से इस स्कूल को छोड़ कर जाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं टॉप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनूंगी। सॉन्ग उसके बातें सुन करके हंस रहा होता है कि वह कितनी प्यार से सारी बातें एक्सप्लेन कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिशु होती है वह खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं अगले सीन में जो कि सोमाई का, जो कि अपने घर पर होती है और उसकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सोमाई ने इतने अच्छे से मार्क्स अचीव किए हैं और वे उसके लिए कुछ सिलेबस बनाना चाहते हैं, क्योंकि सोमाई को चोट भी लग जाती है और वे फैमिली में थोड़ी हंसी खुशी का माहौल चाहते हैं। इसीलिए वे सोमाई के लिए एक फैमिली किट डेकोरेट करते हैं जहाँ पर वे सभी को उसके गुड मार्क्स और बाकी की चीज़ों के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर सोमाई का भाई भी बोलता है कि वह जाकर उसे स्कूल ड्रॉप करके आएगा। सोमाई जैसे ही स्कूल टॉप से वापस आती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग और जिशु एक साथ होते हैं और वे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सोमाई को इन सब चीज़ों से जलन होती है और वह अपने ब्रदर से कहती है कि देखो ब्रदर, अब तो जिशु जिसके साथ घूम रही है। जिशु फिर सॉन्ग को गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि सोमाई सॉन्ग से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है, पर सॉन्ग उससे बात नहीं करता, उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं कि वह अपने घर में आता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं और उस आजकल घर में काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, वैसे तुम भी भरे हो गए हो, तुम शादी कब करोगे। जिस पर वह कुछ जवाब नहीं देता और कहता है कि मॉम मैं कर लूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मॉम बात करना शुरू कर देती है और वह वहीं पर बातों में कई लोगों की शादियाँ और रिज़ल्ट के बारे में बता देती हैं। जिस पर सॉन्ग से वह लोग पूछते हैं कि आजकल मैं तुम्हें किसी लड़की के पास देख रही हूँ जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आखिर वह कौन सी लड़की है, क्या वह हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। जिस पर सॉन्ग को शर्म आ जाता है और वह प्लस करना शुरू कर देता है। उसके पेरेंट्स से मुंह मोड़ कर ऊपर चला जाता है और यह कहकर कि उसे कपड़े चेंज करने हैं। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग सेलिब्रेशन वाले दिन का, जहाँ पर सॉन्ग के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है और सॉन्ग की फैमिली के पास और
इनको देखते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और यहाँ पर जिशु को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वह इतनी भीड़ में होकर के भी इन लोगों से इग्नोर हो रही है, कोई उसकी बातें नहीं सुनता होती है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसको पता था कि जिशु का 719 आया है और उसका 559, वो थर्ड पोजीशन पे है और जिशु फर्स्ट पोजीशन पे है। उसे डर होता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स को ये बात पता ना चल जाए, क्योंकि इसके बाद सारा अटेंशन वो लोग उसको देना शुरू कर देंगे और इसको नहीं देंगे। और यहाँ तक कि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को ये भी बता दिया था कि उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, जो कि बिल्कुल ही झूठ था। और सोमाई की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी ने तो हमारा नाम सबसे सामने रोशन कर दिया है, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जिसु इग्नोर कर रही होती है और अपने खाने पर फोकस कर रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि जब वह अपने गांव जाएगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, और वह स्माइल कर रही है। तभी हम देखते हैं कि सोमी यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर से कहती है कि जिशु जानबूझकर हंस रही है, पहले तो उसने मुझे चोट पहुँचाई और जब डैड मेरी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो उसे जलन हो रही है। जिस पर सभी फैमिली मेम्बर्स जिशु को फोर्स करने लगते हैं कि सोमाई से माफ़ी मांगने के लिए। जिसु साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि आप लोगों को लगता है कि मैं उस पर हंस रही हूँ, ऐसा गलत है, मैं नहीं हंस रही हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि बेटा तुम देखो तुम्हारी सिस्टर ने कितना अच्छा स्कोर किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे हेल्प ले लो अपनी पढ़ाई में ताकि तुम भी इतना अच्छा स्कोर कर सको। जिशु कहती है अच्छी बात है पर मुझे हेल्प नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वह सब लोग उससे ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। सॉन्ग उसके साइड पर बैठ करके यह सारी बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर किसी प्रिंसिपल का कॉल आता है और यह जिशु के स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो मैं यह सुनते ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, घबराने लगती है। उसके डैड फ़ोन कॉल उठाते हैं और वह फ़ोन को स्पीकर पर डाल देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल जो होता है वो सोमाई के मार्क्स के लिए उन्हें कंग्रेचुलेशन देता है। उसके बाद वह जीसू के रिगार्डिंग उससे बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि जो लड़की है वह आपके पास है क्या, जिसका नाम जिशु है। जिस पर उन्हें लगता है कि जीसू ने कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको कॉल किया है। इसलिए वह झूठ बोलते हैं कि जीसू घर में है और कोई डॉर्मेट्री ले ली है और उसी के अंदर रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। जिस पर वह बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वह आपकी फैमिली में रहती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उसका टोटल मार्क्स 719 आया है और यह बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 700 से ऊपर स्कोर किया है। हमारे स्कूल में आज तक किसी बच्चे ने नहीं किया है और वह बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिशु ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। यह सुनते ही सभी लोग शॉक रह जाते हैं और यहाँ पर जो सॉन्ग के पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग उन्हें वहीं बैठा देता है। और अब सोमाई को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह घबरा रही होती है और उसके धड़कनें तेज हो रही होती हैं। वो कह रही होती है कि जिशु की वजह से इस साल वह इस स्कूल के चेयरमैन बन जाएंगे और वह उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई भी बात नहीं हो सकती। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिशु और चुपचाप से खाना खा रही होती है, लेकिन तभी उसका ब्रदर उसे कहता है कि ज़रूर तुमने एग्ज़ाम में चीटिंग की होगी। जिस पर सोमाई बोलती है कि ब्रदर ऐसा नहीं है। और जिशु यहीं पर अपने भाई के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पूरी दिन यही दिखाई देता है कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ किताबों पर अपना फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ काम है, तुम्हारी तरह इधर उधर की नौटंकी नहीं करती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमी ड्रामा करने लगती है, जिसू के पास आती है और उसके लाइफ में एडवाइस दे रही होती है। जिस पर जिसू उसे अपना हाथ पीछे करती है और वह बोतल नीचे गिर जाता है और उसके भाई के फेस पर स्क्रैच लग जाता है। यहाँ पर ड्रामा होना शुरू हो जाता है। सभी जीसू को ब्लेम कर रहे होते हैं जबकि गलती सोमी की होती है। सभी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौटंकी होती है। जीसू अपने कानों में फिर से हेडफोन लगा लेती है और गाने चला करके चुपचाप से किताबें पढ़ने लगती हैं और सॉन्ग देखता रह जाता है। वह सोचता है कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ पर फैमिली ड्रामा हो रहा होता है। सॉन्ग के पेरेंट्स होते हैं, वह जाने से पहले जीसू को एक छोटा सा नोट देकर जाते हैं जिसमें वह जीसू की तारीफ़ करते हैं और उसे खूब तरक्की करने की ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू के डैड होते हैं वह उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, इतनी अमेजिंग और फैंटास्टिक डॉटर हमारे घर में है और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तुम हमेशा हमारे लिए हमारी बेटी रहोगी। ज़्यादा रूड बिहेवियर करती है और कहती है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं मैं कुछ भी नहीं जानती। और सुमई चुपचाप से पीछे सुन रही होती है, उसे जलन हो रही होती है और वह कह रही होती है
कि डैड यह सारी बातें मुझसे भी तो बोल सकते थे, पर जिशु को गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वह चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। ज़रूरी नहीं समझती, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और सभी बच्चे उसके आसपास घूम रहे होते हैं और सभी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद उसे क्लास में प्रिंसिपल आता है और टीचर भी साइड हो जाती है। प्रिंसिपल आकर बच्चों से मिलते हैं और वह सीधे जिशु से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, तुम्हारे रेगुलर क्लास की आदत नहीं है, तो यहाँ आकर भी एडजस्टमेंट में दिक्कत हुई होगी। वैसे मुझे यह बताओ, तुम्हें क्लासरूम में कोई बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा है? जिसु इधर उधर देखती है और एक बच्ची से इशारा करती है कि वह प्रिंसिपल को कुछ भी ना बताए। जिसु कहती है कि नहीं नहीं, मेरे सभी क्लासमेट बहुत क्रिएटिव हैं और अच्छे हैं। मुझे लगता था कि मैं गाँव से आकर यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊँगी, पर इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और यहाँ पर वह जिसु की तारीफ़ कर रही होती है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए जिसु उनकी एक्सप्रेशन से खुश होती है। और इधर हम सोमाई को देखते हैं जो गार्डन में वायलिन बजा रही होती है। सभी उसके पास कॉल करते हैं। उसे पता चलता है कि रिजल्ट निकल चुका है और सोमाई ने 590 मार्क्स स्कोर किए हैं और वह कहती है कि पता भी है तुम टॉप 3 में आई हो। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि किसी गांव की आई हुई लड़की ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और वह टॉपर बनी है। और उसे पता चलता है कि वह जीशु है। वह घबराने लगती है, उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि शोमी क्लास में टॉप की है, इसीलिए वह डिसाइड करती है कि वह जीशु से इतने अच्छे मार्क्स के बारे में अपनी मॉम को कभी नहीं बताएगी। दिखाती है यहाँ पर सोमी की मॉम देखती है और कहती है तो तुम्हारा तो आज रिजल्ट निकलने वाला था ना, तो मुझे बताओ तुम्हारे मार्क्स कैसे आए हैं। जिस पर सौम्या उन्हें बताती है। जैसे ही वह जीसू से बात करने जाती हैं तो सौम्या अपनी मॉम से कहती हैं कि मुझे कुछ बहुत क्रीमी और टेस्टी खाने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए बना दोगी प्लीज़। उसकी मॉम किचन में जाकर के उसके लिए बनाना शुरू कर देती हैं। तभी उसके पास किसी का फ़ोन कॉल आता है और उसे उसकी मॉम उस फ़ोन कॉल को उठाने वाली होती हैं। सौम्या उसे फ़ोन कॉल उठा लेती है और ऐसे रिज़ल्ट कहती हैं कि उसने किसी दूर के रिलेटिव का फ़ोन था जो पूछ रहे थे वह कैसी है, और वह फ़ोन ले जाती है और उसका नंबर डिलीट कर देती है। और हम देखते हैं कि वह पूरी की पूरी कोशिश कर रही होती है जिसू के मार्क्स के बारे में किसी को भी पता न चले। खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था और यहाँ पर समय सबके सामने अपने मार्क्स की और सभी चीज़ों की तारीफ़ कर रही होती है। उसके डैड उसके लिए कहते हैं तो तुम्हें अवार्ड चाहिए था ना, ब्रांडेड बैग मैं तुम्हें जल्दी ही ला कर दूंगा। जिस पर सोमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और दिखाया जाता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। और यहाँ पर सोमी आई सबके सामने अपने मार्क्स की और सभी चीज़ों की तारीफ़ कर रही होती है और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा अवार्ड चाहिए था ना, एक ब्रांडेड बैग मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी ला के दूंगा। जिस पर सोमी बहुत ज़्यादा खुश जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि जीशु को भी नीचे बुलाओ, उसको भी पूछे कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। जिस पर सुमई झूठ बोलती है कि दरअसल डैड उसके कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और वह गाँव से आई है ना, उसका सिलेबस भी पीछे रह गया है, इसीलिए मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा सैड है। और वैसे भी आप उसे नीचे बुलाने के लिए कह रहे हैं तो मैं उसे नीचे बुला लेती हूँ। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। वह पीछे से आवाज़ मारने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे तुम हमारी फैमिली मेम्बर नहीं हो। लेकिन सोमी रोती है और कहती है कि डैड और मॉम की खुशी के लिए हमें उसे नीचे बुलाना चाहिए। ब्रदर आप उससे ऐसे मत बोला करो। और वह ऊपर से जीसू को बुलाने के लिए चली जाती है। जीसू आती है और उसे कहती है कि नीचे खाना खाने के लिए चलो, और जाने वाली होती है। वो जीसू से कहती है कि पहली बात तुम अपने मार्क्स के बारे में किसी को नहीं बताओगी। यहाँ पर वह जीसू से बहस करने लगती है और कहती है कि तुम मेरी हक नहीं छीन सकती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं घर की इकलौती डॉटर मैं हूं ना कि तुम। जीसू कहती है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। और सोमी कहती है कि कभी भी तुमने इस घर की अच्छी मेंबर नहीं बनी हो, तुम मुझसे दूर रहो और हम सबसे भी दूर रहो। तुम हमारे पास क्यों आई हो, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तुम्हारे आने की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली की वो डॉटर हूँ जो रियल डॉटर है, जो कि बायोलॉजिकल है, और तुम अडॉप्ट की गई हो। तुम तो किडनैपर की बेटी हो जो कि अडॉप्ट की गई हो। तुमने बस पेरेंट्स के दिल की जगह बनाई है, लेकिन मेरी जगह पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में भी है। तुम्हें समझ में आ रहा है। जिस पर अब सोमी को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। और हम देखते हैं कि वह
सीढ़ियों के बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है और जाकर के गिरने की कोशिश करती है। और जीसू को पहले ही पता था कि वह ऐसा कुछ करने वाली है और वह सोमी से कहती है कि देखो तुम ऐसा मत करो। सोमी टेंशन में आ जाती है, मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और हम देखते हैं कि जीसू जैसे ही एक सीढ़ी के नीचे उतरती है, सीधे वो नीचे गिर जाती है, दूसरी सीढ़ी के पास जा कर के ऐसे गिर जाती है और उसका सिर दीवार से मार करके चिल्लाना शुरू कर देती है और वह जीसू को फंसाने लगती है। जीसू कहती है कि मुझे पता था यह घटिया लड़की कुछ घटिया काम ही करने वाली है। उसकी मॉम भागती हुई आती है और रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि जीसू यह तुमने क्या किया, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था तो तुम मुझे बता देती, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो मुझे बता देती। जीसू कहती है यह क्या बात कर रही हैं आप। उस वो कहती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया, ये खुद ही ड्रामा कर रही है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। और पहली बात, अगर मैंने उसको धक्का दिया तो उसके सर में कहाँ से चोट लग गई, लेकिन सोमी के सर में थोड़ी सी ही इंजरी हुई थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जहाँ की जिशु अपने रूम में बैठकर पढ़ रही होती है, तभी बाहर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है और वो कहती है दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ सकते हैं। और वह देखती है कि उसके रूम के अंदर उसका भाई आया है जिसके चेहरे पर चोट लग रही थी और वह यहाँ पर जीशु को कंग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है कि वह आगे और ज़्यादा तरक्की करे और जिसे कहती है कि क्या तुम घर जा सकती हो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। इनको क्या पता कि जब मैं 3 साल की थी तब ये मुझे छोड़ करके चले गए थे, इस समय मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि अगली सीन जहाँ पर जिशु घर के बाहर जा रही होती है और अपना सारा सामान पैक करके, पर घर का जो बटलर होता है उसका सामान पकड़ लेता है और कहता है कि हमें किसी ने नहीं बोला कि आपको घर से जाने की परमिशन दी जाए और आप यहाँ से नहीं जा सकती। और उसे कहता है पर मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं इस घर की डॉटर हूँ और मैं अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह और इनसे बदतमीज़ी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। जिसको कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, यहाँ पर तो घर के नौकर भी मुझे गवार समझते हैं और अपने मन से ट्रीट करते हैं। क्या यही इस फैमिली की रिस्पेक्ट अपनी डॉटर के लिए है जो इतने टाइम बाद इनके घर में वापस आई हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि जीसू से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है, मैं डोरमेट्री में रहूँगी जहाँ मुझे तुमको यह चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर बटलर उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आ रहा होता है और इनको बुरा लग रहा होता है और इसीलिए वह नाटक शुरू करती है। वह यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसके सामने उसकी मदर आती है और कहती हैं कि यह क्या कर रही हो। जिशु कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, यह बटलर मुझसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है और मॉम आपको पता है मैं डोरमेट्री में शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा है कि क्या वहाँ पर मैं बर्तन धोने का काम कर लूँ ताकि मैं पार्ट टाइम पॉकेट मनी कमा सकूँ और खुद के एक्सपेंडिचर चला सकूँ, क्या आप मुझे ऐसा करने की परमिशन देती हो। उसकी मॉम कहती है बिल्कुल नहीं बेटा, हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो काम करना चाहती हो करो, तुम कर सकती हो हर चीज़, अभी नहीं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, सारे पैसे मिल जाएंगे। वह बटलर को डांटने लगती है और जीसू उसके सामने वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि जैसे वह हॉस्टल पहुँचती है, वह अपने रूममेट से मिलती है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। कोई उसको पानी देता है तो कोई उससे बात करने लगता है और कहता है कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करती हो, मैंने तो दिन रात मेहनत की फिर भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। जिशु उन सब से कहती है कि तुम्हें भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना है ना, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अपनी सभी रूममेट को 5 बजे उठ करके पढ़ने के लिए बोलती है। वह उन्हें पढ़ने को बोलती है पर सभी को तो चक्कर आने लगता है और वे सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन जब जिशु स्कूल में जाती है और उसका वीकेंड होता है तब यहाँ पर सब पैक करके घर जाने लगते हैं, पर जिशु उन सबको रोक देती है और कहती है यहीं रुक जाओ, पर वे उसकी बात नहीं मानते और वहाँ पर चुपचाप चले जाते हैं और वे जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन सभी उसके पास उसकी मॉम और डैड का कॉल आता है और उसे घर बुला रहे होते हैं, पर जिशु तो वहाँ पर आने से साफ मना कर देती है और वह उन्हें कई सारे बहाने मारती हैं। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं, जीसू से कहती हैं उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और वह अच्छे मार्क्स नहीं लाएगी तो क्या होगा, उसकी फैमिली की स्टेटस मिट्टी में मिल जाएगी। और क्या वह ऐसे ही चाहती है
जिस पर उसके डैड गुस्सा भी हो जाते हैं और फ़ोन लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम घर नहीं आओगी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसके सामने उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह इग्नोर करने लगती है और जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो क्या घटिया चीज़ खा रही हो। रहे होते हैं कि ऐसे मत करो। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और हम तुम्हारे लिए एक शेफ़ भेज देंगे। जिस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत गंदा खाना बनाता है। आप लोगों का खाना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो भी कोई खाना है क्या। इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से तमाशा शुरू कर देती है। जैसे ही वह प्रिंसिपल को देखती है तो वह ऐसे दिखावा करने लगती है। उसकी फैमिली मेंबर्स उसे टॉर्चर कर रहे हैं और वह ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा रहे हैं। उसके लाख समझाने के बाद भी उसे यहीं पर रहना है और घर नहीं जाना। लेकिन तभी प्रिंसिपल आता और कहता है, जिशु तुम पीछे हो जाओ और मुझे बताओ क्या दिक्कत है। जिशु कहती है, मेरे डैड मुझे इस स्कूल से कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जिस पर उसका प्रिंसिपल उनसे लड़ने लगता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह बच्ची बहुत काबिल है और हमारे स्कूल में रहेगी। यह लोगों की इंस्पिरेशन बनेगी और आप जिसू के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वह उसके पेरेंट्स को जाने पर मजबूर कर देते हैं। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जिसू के पेरेंट्स होते हैं, वे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि आखिर वह लड़की घर आने का नाम क्यों नहीं ले रही। वह घर से इतना दूर क्यों रहना चाह रही है। क्या हमने कभी उसे मारा है या टॉर्चर किया है। क्या हमने उसे इतने टाइम बाद मिले हैं पर हमने उसे प्यार से ट्रीट नहीं किया। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वह हमारी डॉटर है, वह थोड़ा बदल चुकी है। तभी उन्हें वहाँ पर सुम्याई दिखाई देती है और वह सुम्याई को बताते हैं कि सुम्याई को लगता है उसकी कुछ तारीफ़ करेंगे। लेकिन उसके डैड से कहते हैं, दरअसल हमने जीसू के लिए कुछ न्यूट्रिशन फूड बनाने का डिसाइड किया था। तुम जाकर उसे स्कूल में यह चीज़ ट्रांसफ़र कर दोगी। सुम्याई कुछ जलन होती है और वह अगले दिन खाना ले जाती है, पर सारा खाना ले जाकर फेंक देती है और उसकी सारी बुक सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी मदद करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुम्याई यूस कहती है, मेरे डैड और मेरी मॉम के पास आने की कोशिश मत करना अरेंज। जिस पर उसकी क्लासमेट पर लगती है और वह खुद सोमी कितनी ज़्यादा बेइज्जती कर देती है कि वह खुद रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि अगली सीन जहाँ पर जिसु क्लास में चुपचाप पढ़ रही होती है, किसी का फ़ोन बार बार उसके पास आ रहा होता है और यह फ़ोन कॉल होता है उसकी मॉम और डैड का। पूछ रहे होते हैं। जिसु कहती है, अच्छा था खाना, मुझसे बात मत करो। पॉकेट मनी भी मिल जाती है और यहाँ पर सभी कहते हैं कि वीकेंड आ गया है, तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, तुम घर जाकर अपना रिव्यू ले सकती हो, अरेंज कर रही हो। जिसके बाद वो बताती है कि मैं स्कूल में ही खुश हूँ, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुम्याई भी आती है और कहती है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि तुम घर आ रही हो ना, इतने टाइम बाद तुम घर आओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। जिस पर वो कहती है, वह तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और बोलना कि उन्होंने जिस साइको लड़की को अपने पास रखा है वह उसी के साथ खुश रहें। और वह रोती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसके पास फ़ोन आता है और यह फ़ोन होता है उसके बचपन की जिस दोस्त ने उससे मदर की तरह पाला था। वह उसे गले मिलती है, इमोशनल हो जाती है और वह जो खाना लाई होती है उसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और उसे पता चलता है कि उसकी जो यह दोस्त है वह बहुत ज़्यादा खुश है और घर से कोई लड़की इतने बड़े स्कूल में आई है। और जब वह अपने रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर सोम्याई दिखाई देती है, जो बाहर से रूम को लॉक कर देती है कि कोई इंसान अगर एक बार अंदर जाएगा तो वह तब तक अंदर रहेगा जब तक दरवाज़ा तोड़ ना दिया जाए, वह नहीं खुलेगा। और सोमी देख लेती है कि वह ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वह रूम के अंदर जाने लगती है। सोमी को लगता है कि वह ठीक हो, पर अंदर से कुछ हलचल क्यों नहीं दिखाई देती। और लेकिन जीसू गेट के पीछे छिप जाती है। सोमी अंदर आकर चेक करती है तो जीसू के पीछे से दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। सोमी चिल्लाती रहती है दरवाज़ा खोलने के लिए, पर जीसू गेट ओपन नहीं करती है। और हम देखते हैं कि वह भागकर सीधा अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। एग्ज़ाम के लिए उसके पास सामान नहीं है और वह अपने घर से लेकर नहीं आई है, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना पड़ेगा। पर वह उनसे मिलना नहीं चाहती थी। फिर वह डस्टबिन के पास वो सारी चीज़ें देखती हैं। उसे वहाँ पर उसका ज़रूरी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और यहाँ पर उसके ब्रदर उससे कहने लगते हैं कि हो सकता है कि यह इसीलिए आई हो ताकि हमें एग्ज़ाम सेंटर पर ड्रॉप कर दें,
पर जिसु अपनी मॉम से पैसे मांगती है और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है पर उसकी दोस्त टेंशन में आ रही होती है। वह जिसु पेन बॉक्स में क्या कर रही है वह देख सकती है कि वो जो दोस्त है उसके लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एग्ज़ाम सेंटर का। यहाँ पर इन्विजिलेटर सभी बच्चों को आकर के इंस्ट्रक्शन देता है और उन्हें एग्ज़ाम सेंटर पर क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको कहता है और उसको एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा और आपको वह पेपर तब तक सॉल्व नहीं करना है जब तक आपको बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और मैं यहाँ पर उन्हें पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाती हूँ। और जिसु जैसे ही पेपर को देखती है उसे बहुत जोर से स्माइल आने लगती है क्योंकि वह पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है। जो कुछ भी उसने पढ़ा था वह सब चीज़ पेपर में आया होता है और उसे एक ही क्वेश्चन आ जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह देखती है कि वह पेपर जल्दी से ख़त्म करके बाहर आ जाती है। और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो गांव से वह इसका इंतज़ार कर रही होती है। उसके लिए फूल लेकर आती है और पूछती है बताओ पेपर कैसा गया, सब ठीक था ना। जिशु कहती है बहुत अच्छा पेपर गया, मुझे उम्मीद ही नहीं था कि इतने इजी क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और सरप्राइज़ है और पीछे मूर्ति है। तो वहाँ पर उसकी दो दोस्त और भी होती हैं और वह जिशु को बताती हैं कि वह बड़ी सी फैमिली में मेड की तरह काम करने वाले हैं जहाँ पर उन्हें अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा। क्या वह जिशु को आज रात डिनर से ट्रीट कर सकती हैं। जिस पर हम देखते हैं कि जिशु उनको देख करके बहुत खुश होती है और कहती है क्यों नहीं। यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता है और वह उनका इंटरव्यू लेने की बात करता है। इधर हम देखते हैं कि जो जिशु की बायोलॉजिकल फैमिली होती है वहाँ पर एक फैमिली गैदरिंग हो रही होती है जहाँ पर उसके डैड सोमी से पूछते हैं कि तुमने जिशु को बताया नहीं था कि एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग हो रही है। उसने कहा हाँ डैड मैंने बताया था पर उसने मुझे डांट कर भगा दिया। जिस पर उसके डैड को गुस्सा आने लगता है और वह कहते हैं कि इस लड़की को घमंड किस चीज़ का है, मुझे समझ में नहीं आता। वह सोचती है कि क्या है अपने बारे में छोड़ो, हम अपना फैमिली सेलिब्रेट कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जिशु अपनी दोस्त के साथ उसके घर में सो रही होती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ उसके अलार्म की होती है और वह जल्दी उठ करके अपनी फ्रेंड से कहती है कि जल्दी से उठो वरना हम गांव पहुंचने में लेट हो जाएंगे। हमें गांव पहुंचकर वहां पर सेलिब्रेट भी तो करना है, हमारे सभी फ्रेंड्स हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, नहीं तो फ्लाइट भी डिले हो जाएगी। गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोग बेसब्री से जिशु के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वह जिशु नहीं आएगी वैसे ही जिशु वहां पर पहुंच जाती है और वह उन सबके साथ केक काटती है और अपने मार्क्स के लिए अच्छा स्कोर कर दिया पार्टी करती है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठी होती है जो कि उसे ऑर्फनेज हाउस की टेक केयर और कह होती है और वहाँ उसका हेड बॉस कह रहा होता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और फिर भी मैंने तुम्हारी फेवरेट पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स को मंगवाया है। तो वहाँ पर उनकी बात सुन रही होती है और उन्हें बहुत इमोशनल फील हो रहा होता है और वह बस इमोशनल होती जा रही थी, उसी बिस्तर पर सो जाती है। और अब हम देखते हैं कि अगले सीन में जब आँख खुलती है तो उसके पास सोमी की कई सारी फैमिली फ़ोटो वगैरह भेज रही होती है। तो उसकी टांग खींचकर कहती है वाह फैमिली की क्लॉथ प्रिंसेस इतनी अच्छी है जिसको कुछ भी नहीं आता, जो मुझसे ज़्यादा इरादा से रहती है। और वह बाकी के मेंबर्स को ब्लॉक कर देती है क्योंकि वह सब उसे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और इनको यह सब कुछ नहीं चाहिए था। और इसी के साथ उसके अकाउंट्स में पैसे भी मिल जाते हैं जो उसकी मॉम ने उसके पास भेजे थे। इसको यह सब चीज़ नहीं चाहिए होता है और इसी के साथ उसे उसके अकाउंट में पैसे भी मिल जाते हैं जो उसकी मॉम ने उसके पास भेजे होते हैं। वह डिसाइड करती है कि वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ घूमने जाएगी। वक्त में घूमने जाती है जहाँ पर सभी बच्चों से मिलती है और आज उसके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट फाइनल डे होता है। जैसे उसका रिजल्ट आता है पता चलता है कि वह सभी बच्चों में टॉप किया है। देखते हैं सोमी जब अपना रिजल्ट चेक करती है उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ वह एग्ज़ाम पास किया है और उसकी कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए वह अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करती है कि वह दोबारा से अच्छे से पढ़ेगी। पर यहाँ पर उसके डैड के दिमाग में तो बस जिशु का रिजल्ट चल रहा होता है क्योंकि उन्हें पता था कि वह अच्छा स्कोर करेगी। उसकी मदद से वह अपने फैमिली बिजनेस को प्रमोट कर पाएगी और फैमिली के मेंबर्स को एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचा पाएगी। इसीलिए वह जिशु को भी कॉल करते हैं। जिशु यहाँ पर उनका फ़ोन उठाती है और कहती है कि उसका एग्ज़ाम साइड ब्लॉक हो गया है और उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था।
और यहाँ पर वह ऐसा बोल करके फ़ोन कट कर देती है। और अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू को पता चलता है कि उसने पूरे कंट्री में टॉप किया है। सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं और हम देखते हैं कि जीसू अंदर छिपी हुई बैठी थी और बाहर कई सारे पेपर आज ही उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। काफ़ी सारे रिपोर्टर्स थे और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसको समझाने के लिए आती है कि तुम बाहर जाकर अपना इंटरव्यू क्यों नहीं देती, यह तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जीसू कहती है अपॉर्चुनिटी का मैं इंतज़ार कर रही थी, यह अपॉर्चुनिटी नहीं है जब मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। और अब हम देखते हैं कि अगले सीन जहाँ पर उसके डैड और बाकी के मेंबर्स के पास जीसू के इंटरव्यू की फ़ोटो वगैरह पहुँच जाती है और सुमयाई को यह सब देख करके जलन होती है और सच में इतने इसने पूरे कंट्री में टॉप किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं जीसू कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसके पास डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने हमारी फैमिली का नाम रोशन किया है। जीसू कहती है इसके अलावा कोई और बात, जिसको कहते हैं क्यों ना तुम हमारे पास आ जाओ, हम एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर रखेंगे, कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे, तुम्हारे भी लिंक बनेंगे। जीसू कहती है नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं आना, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मेरे गांव आ सकते हो, वैसे इतनी बड़ी डील नहीं है। खैर छोड़ो, आप यहाँ पे नहीं आओगे मुझे पता है। जीसू कहती है कि मैं आपके पास नहीं आऊँगी, आपको मेरे पास आना होगा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपको मेरे गांव आना होगा, वैसे इतनी बड़ी कोई डील भी नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे पता है आप नहीं आ पाओगे। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, हम तुमसे मिलने के लिए गाँव आने वाले हैं, उसके लिए रेडी हैं। और अब अगले सीन में हम उसके डैड को देखते हैं जो कहते हैं गाँव चलना चाहिए, कई सारे इंटरव्यूअर्स जीसू के पास आएंगे, तब सभी अपनी फैमिली का प्रोग्रेस भी देख पाएंगे। और यह मार्केट बिजनेस स्ट्रैटेजी आइडियाज़ सो माय डियर डॉटर करेगी। बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है उसको, अपनी मॉम से कहती है कि मॉम डैड मुझसे ऐसे क्यों नहीं करते, जैसे मैंने कुछ भी किया ही न हो। और हम देखते हैं कि वह गुस्सा होकर रूम के अंदर चली जाती है और वो रो रही होती है और उसका बड़ा भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि यह सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तभी सभी लोग सिर्फ मार्क्स देखते हैं, जिस पर उसका बड़ा भाई उससे गले से लगा लेता है और कहता है मैं पेरेंट्स की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ और इनका रिलेशन हमें कुछ अलग ही लग रहा होता है, कि मानो कहानी में कुछ और ही गोलमाल हो। और अब हम देखते हैं कि अगले सीन में जहाँ पर सभी मेंबर्स जीसू से मिलने के लिए गांव में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी कह रहे होते हैं कि जिस जगह पर कितनी धूल मिट्टी है, जहाँ पर यहाँ पर तो पानी भी साफ नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती हैं उन्हें तो एयर कंडीशनर भी चाहिए होगा इस जगह पर रहने के लिए। जीसू बोलती है कि यहाँ के लोग ऐसे ही रहते हैं, आपसे अलग, आपको यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप हो सकती हैं, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको रुकना है तो रुकिए वरना आप जा सकती हैं। जिस पर वह हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर जीसू देखती है कि बाहर कई सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे और अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल के लिए इनवाइट भी करते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे ट्रस्ट अब हो करके आए होते हैं मानो वह इनकी सिटी की पार्टी हो, पर यहाँ तो गांव का नॉर्मल सा इवेंट होता है जहाँ पर जीसू को अपनी रियल लाइफ स्टोरी और अचीवमेंट के बारे में बताना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपनी फैमिली मेम्बर्स से कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा चकमाहट वाले कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ, मुझे अपना साइज़ बताओ, वैसे तुम्हें कितने साइज़ की स्टॉकिंग्स आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू जिनकी तरह देखती है, उनकी बायोलॉजिकल डॉटर होने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर वह उसके शूज़ का साइज़ पूछते हैं, उसकी कमर का साइज़ पूछते हैं और इन सारी चीज़ों के जवाब देकर उसकी ग्रैंडमदर और उसके ऑफनेज हाउस के बाकी सभी मेंबर्स कह देते हैं कि जीसू कहती है ठीक है मुझे कुछ भी नहीं पहनना, और वह अंदर जाने की बात करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली जो होती है वो डिसाइड करती है कि वह मीडिया के सामने जाकर अपना इंटरव्यू देंगी। और हम देखते हैं कि वह मीडिया के सामने जाकर अपनी फैमिली और अपने सभी लोगों के बारे में बताने लगती है और वह एक एक करके अपने सभी बच्चों की पढ़ाई करते हैं।
लेकिन मीडिया वाले उससे तो बस जीसू के बारे में ही सुनना चाहते हैं और वह कहते हैं कि हाँ, जीसू भी एक अच्छी बच्ची है, उसने भी हमारी फैमिली का नाम रोशन किया है। लेकिन तब तक वहाँ पर जीसू आ जाती है और मीडिया सभी को इग्नोर करता है और सभी अरेंज से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम्हारी फैमिली की क्या अचीवमेंट्स हैं। जीसू कहती है, मेरी फैमिली यह ऑर्फनेज हाउस और इस गांव के लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी कोई फैमिली नहीं थी। सीसी और खनिज हाउस में रही हूँ, इसके बलबूते तक मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और यहाँ पर हम सब चीज़ें सुन करके उसके डैड को बुरा लग जाता है। वो जिसू को रोकने लगते हैं पर इन्हें धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं और यह सारी खबर पूरे कंट्री में सब इंसानों के पास चली जाती है। कभी जीसू की अचीवमेंट से खुश होते हैं और उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू की बायोलॉजिकल फैमिली का सीन, जहाँ पर सभी बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। सौम्या आई और अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम, यह सब कुछ डैड की गलती है, उन्हें हमसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे घटिया जगह पर हम इंटरव्यू दें। बाहर देखो कितने सारे पेपर्स आज ही हमारा वेट कर रहे हैं हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू के डैड होते हैं उन्हें बहुत गलत आदत होती है, कहीं भी उंगली करके वह बोलना मुंह छुपाकर जाने लगते हैं, पर बोलेंगे ना पहचान लेते हैं और उनकी बुरी हालत कर देते हैं। और जब वह घर के अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नहीं पता वह क्या करें और अब वह समझ नहीं पाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जीसू को जिसके पास शॉन्ग का कॉल आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है उसकी अचीवमेंट के लिए और कहता है कि आगे भी चलकर तुम्हें ऐसे ही एडवाइस देने हैं। जीसू जीसू कहती है बिल्कुल। हम देखते हैं कि अब सिटी के एक बहुत अच्छी जगह पर सेलेक्ट हो गई होती है और वह यहाँ पर अब अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बिजनेस को बर्बाद करने के आइडियाज़ बनाने लगती हैं क्योंकि वह उसे करके रहेगी। इधर हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जीसू की बायोलॉजिकल फैमिली को ऐसा लगता है कि गेट पर कोई है और वहाँ पर अपने बेटे को जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खुलता है, गेट के बाहर से कई बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन निकल जाते हैं जिसको इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जिसके डैड उसके डैड को लगता है कि वह यहाँ पर उसके साथ बिजनेस डील करने आए हैं, पर वह उसका हाथ मिलाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वह यहाँ पर उससे वह सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए आए होते हैं जो कंपनी के रिक्वायरमेंट में लगने होते हैं, क्योंकि जीसो ने बहुत स्पेशल कोटा के साथ बिजनेस एम्पायर के लिए अप्लाई कर दिया होता है। और जैसे ही वह डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वह फैमिली बुरी तरीके से टूट जाती है। जीसू के डैड को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही पड़ जाता है कि मानो इतना बड़ा बिजनेस जो उन्होंने बनाया वह बर्बाद हो गया है। और अब हम देखते हैं कि अगले सीन में जब उन्हें होश आता है तो जीसू की मॉम जा रही होती है कि वह हमारी डॉटर है, वह हमारे साथ कुछ इतना बुरा नहीं करेगी, वह हो सकता है कि हमें कुछ शेयर दे दें, हमें खुश होना चाहिए, और वैसे भी वह हमारी डॉटर है, वह ऐसा नहीं करेगी। इधर हम देखते हैं जो स्वैंगी होती है वो रो रही होती है कि वह गरीब फैमिली में नहीं पलना चाहती है। वो यहाँ पर हम देखते हैं जो उसका बड़ा भाई होता है उसके पास खड़ा होता है और वह सोम्याई से कहता है कि मैं तुम्हें गरीब फैमिली में नहीं पलने दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। यह बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। सोम्याई उससे कहती है कि तुम यह क्या कह रहे हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। जिस पर वह बोलता है कि हम दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर तो है नहीं, मैं जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास काफ़ी पैसा है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और वह जिस तरह से उसे टच करने लगता है, सुम्याई घबराने लगती है। तब तक वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और कहती है या क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे ऐसे प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वह भी नीचे गिर जाती है, जिस पर वह बोलता है कि नहीं मॉम, मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, यह सच्चाई है, मैं सुम्याई को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे वह चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि तुमने मेरे नाक कटा दी, और वह बोलता है कि सोच लिया मैंने, बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, वह मेरी दूर की सिस्टर है, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ जिसमें क्या बुराई है। और वह ज़बरदस्ती सोमी को किस करने लगता है और यहाँ पर उसकी मॉम जब उसे रोकती है तो उन्हें धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाती हैं। उन्हें
अटैक्स पड़ने लगते हैं और उनका दम घुटने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड आकर के और वह इस मैटर को संभाल नहीं पाते। इधर हम देखते हैं कि जिसो को जो अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वह कहती है कि बेटा मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अपनी मॉम से आखिरी बार मिल लो, वक्त पर नहीं तो मिलना चाहोगी भी तो मैं नहीं मिल पाऊँगी। अब जीसू को ना चाहते हुए भी उनके पास उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वह उनकी मॉम होती है और जब वह उससे मिलने जाती है तो वह बहुत ज़्यादा बीमार होती है। जिसू से वह कई सारी बातें करती हैं। जिसू कहती हैं कि मैंने कभी आपको अपनी मॉम नहीं बोला और मैंने आपको हमेशा मैडम बोला है और मैं आज भी आपको अपनी मॉम नहीं बोलूँगी। मैंने प्यार नहीं किया, आप सबने मेरे बस यूज़ किया है अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं उसकी मॉम को दवाई दिलाने के लिए। जिसू दूर खड़ी होकर के रहती है, उसके डैड से कहती है कि बहुत जल्दी वक्त आएगा, आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड अकेले में बैठ करके फाइल और प्रोजेक्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं। और सुमाई यह देख करके डर जाती है और उसके डैड से कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तुम इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो तो प्लीज़ घर से मत निकलना, किसी को पता चलेगा तो फिर हमारा बेइज्जती होगा। इधर हम देखते हैं कि जिसो जो अपनी कंपनी को पूरी तरीके से सेटअप करने के लिए तैयार कर रही होती है, सॉन्ग भी उसकी मदद कर रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लास्ट सीन जहाँ पर फाइनल कुछ डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट साइड हो रही होती है। जिसू अपने डैड के लिए कुछ शेयर छोड़ देती है और अपने नाम कर लेती है। और यहाँ पर सॉन्ग उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना था। इसीलिए वो बोलती है कि पहले अपने करियर को सेटल कर लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। और इसी सीन के साथ हमारा ये लवी डबी ड्रामा खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।